हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जानते हैं आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम 2015 का प्राथमिक स्तर का सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार इसको देखकर ज़रूर जाइएगा। तो इसमें सीडीपी पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वह मपनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है। तो इसमें अनुपात मपनी, और ये भी 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है शाब्दिक या नामित मपनी, दूसरा होता है क्रमिक मापनी, तीसरी होती है अंतराल मपनी, चौथा होता है अनुपात मपनी। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। तो आप भी जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड ने 3 नियम दिए थे व्यक्तित्व के। एक था इदम, अहम और प्रमाहम। तो जो ये आंतरीकरण की बात की गई है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। और जो इदम होता है ये अपने सुख आनंद पे होता है, और दूसरा जो होता है ये वास्तविक पे होता है, और तीसरा सामाजिक आंतरीकरण इन सब मूल्यों पर निर्भर करता है। चलिए उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो इसमें वाटसन ने कहा था। इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि ध्यान आकर्षित होने की मुख्य भूमिका होती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। उद्दीपन की तीव्रता, तुम्हारे अंदर जितनी ही तीव्रता होगी उस कार्य को उतनी ही जल्दी सीख पाओगे। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। फिर हम पांचवा देखते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है किसमें, मोटिवेशन या प्रेरणा। डी ऑप्शन सही है। उसके बाद हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार, तो उनका स्टेटमेंट था सी वाला, जिसमें कहे हैं कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और ये बार बार पूछा गया, तो आप लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा, और सिगमंड फ्रायड का जो पूरा है उसको पढ़कर ही जाइएगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। फिर उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 3 बार पूछा गया है। और ये देख सकते हैं आप 2015 में पूछा गया है, और उसके बाद शायद 2017 या 18 में भी पूछा गया है। तो चलिए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, और जिसमें गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इसमें कौन कौन थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 8वां क्वेश्चन है कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है। तो क्या होती है, रुचि होती है। उसके बाद सी ऑप्शन सही है। चलिए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, सीखने का हस्तांतरण। उसके बाद 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, सीखना। जैसे है कि कोई बच्चा है, तो अगर वो मिर्ची खा रहा है, तो जब मिर्ची खा लेगा तो उसे तीखा लगेगा। वो एक बार समझ जाएगा कि हाँ ये मिर्ची तीखा, तो वो दोबारा उसको नहीं जाएगा छूने, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हाँ ये तीखा है, मुझे नहीं खाना चाहिए। तो वो अपने अनुभव से ही सीख रहा है बच्चा। इसमें बी ऑप्शन सही है। तो चलिए हम 11वां ऑप्शन देखते हैं, विकल्प। इसमें है कि सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वह कहलाता है स्तंभाकृत। इसमें ए ऑप्शन सही है। उसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो ये है किशोरावस्था, जिसमें ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधार होता है। तो ये किस पे होता है, मूल प्रवृत्ति पर। अच्छा आप लोग बताइए कि मूल प्रवृत्ति किसका है, ये मैकडूगल का है। उसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पे किया था, वनमानुष पर। अच्छा ये जो कोहलर थे और इनके कितने साथी थे, जिसमें 3 लोग और थे। कौन कौन थे, वो डीमर थे, और कोहलर और कोपका। फिर हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशील में भी उच्च होंगे। जैसे जो बच्चा ज़्यादा वो है प्रतिभाशाली वाला, तो जरूरी है कि वो सृजनशील में भी सक्षम हो। उसके बाद इसमें ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में
ने प्रभाव का नियम दिया था। तो इसमें कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम कितने थे? तो 3 थे, जो का तत्परता का नियम। ये भी क्रम से पूछता है तो इसको तैयार करके जाइएगा। पहला रहता तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। और जो इनका गौड़ नियम था वो कितना था? वो 5 था। तो वो भी पूछता है तो वो भी तैयार करके ही जाइएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो ये तार्किक विधि होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि जो ये तार्किक विधि होता है ये बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। और जो ये तीनों है, प्रत्याहान विधि, पहचान और पुनः सीखना, ये किससे है? स्मृति का है। फिर चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया था? मरे एवं मार्गन द्वारा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए हम और एक चीज़ और बता दें, ये भी पूछता है कि जो टेट परीक्षण था उसमें कितने कार्ड थे? तो उसमें 30 कार्ड थे, जिसमें से 31 कार्ड थे, जिसमें से 30 रंगीन थे और एक सादा कार्ड था। उसके बाद चलिए हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किस पे है? बाल केंद्रित शिक्षा पे। फिर हम इस ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, वर्गीकरण का सिद्धांत। तो आप भी जानते हैं कि यही बी ऑप्शन गलत है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत जो है निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, वंशाक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत है, ना कि वर्गीकरण का सिद्धांत है। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें है कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने की किस नियम पर आधारित है? तो ये किस पे आधारित है? तत्परता के नियम पर आधारित है, जो मैं आपसे बता रही हूँ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछ सकता है कि हाँ ये किसने दिया था और इसको क्रम से बैठाइए, या फिर जैसा भी हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान, तो ये कौन सा है? प्रत्यक्षीकरण है। तो इसके 4 सोपान होते हैं, जिसमें एक है प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, उसके बाद क्या होगा? पृथक्करण और सामान्यीकरण। ये 4 हैं और आप चारों सोपान संप्रत्यय या संकल्पना का तैयार करके ही जाइएगा। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है पृथक्करण और चौथा है सामान्यीकरण। उसके बाद हम 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है परीक्षणात्मक अधिगम प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो ये है बेंडूरा ने दिया था। तो इनका और बहुत सारा सिद्धांत है, जैसे एक ये हो गया परीक्षणात्मक है, और अवलोकन हो गया, अनुकरण हो गया, मॉडलिंग हो गया। तो ये सब किसने दिया था? ये सब बेंडूरा का है, जिन्होंने बेबी डॉल पर अपना किया था। फिर उसके बाद है इसमें 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो ये किसके सोपान है? आगमन विधि के सोपान है। फिर से देख लो अगर ये क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण, इसका मतलब ये आगमन की तरफ से चल रहा है, ना कि नियम से। ये पहले उदाहरण से नियम की साइड जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 25 नंबर क्वेश्चन है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, जिसमें है ए ऑप्शन से रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। चलिए अब और आगे देखते हैं, क्योंकि जो ये रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति है, ये आंतरिक अवधान है, और जो उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, प्रकाश, अवधिगंध, ये सब क्या हैं? बाह्य अवधान है। अवांतरिक पूछा है, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है। चलिए हम उसके बाद देखते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़ों के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह कहलाती है डाउन सिंड्रोम। और ये भी पूछा है, 2 बार पूछा गया है। चलिए उसके बाद हम
28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इसमें पूर्व पारंपरिक अवस्था और कोहल वर्ग के 3 स्तर थे, जिसमें है कि पूर्व पारंपरिक अवस्था और दूसरा पारंपरिक, तीसरा पश्चात पारंपरिक, जिसको प्री कन्वेंशियल और कन्वेंशियल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशियल। तो ये सब पूछा जाता है, ये भी तीनों इम्पॉर्टेंट है, तैयार करके ही जाइएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, जिसमें डी ऑप्शन सही है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। चलिए अब हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो आप भी जानते हैं, युंग ने किया था। इनका कहीं कहीं युंग, जुंग जैसे भी नाम मिल जाएगा ऐसे करके, तो आप उसी पे टिक लगाइएगा। राधे राधे दोस्तों। और अगर आपको इसके आगे का टॉपिक चाहिए या सेट, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा।